आइए दोस्तों 11th क्लास के कुछ एमसीक्यू और करते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने 1 to 19 को शायद कवर अप कर लिया था। अब 20 ऑनवर्ड्स हम चल रहे हैं। फटाफट से अपना पेन कॉपी उठा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है। ट्रेड डिस्काउंट अलाउड A is shown separately in the books of accounts. B is not shown separately in the books of accounts. C can be shown either separately or deducted from the purchase cost and none of the above. क्या बोलते हैं दोस्त, आप जानते हैं जो ट्रेड डिस्काउंट है उसका हम बुक्स में शो नहीं करते, तो इसका सही जवाब है बी। 20 का आंसर है बी। बी सही जवाब। अकॉर्डिंग टू द बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, A. Transactions between the business and its owner are not recorded. Transactions between the business and its owner are recorded considering them to be one single entity. Transactions between the business and its owner are recorded from the business point of view, that is they are separate entities. एंड डी नन ऑफ दी अबव। तो मेरी बात करने से आप समझ चुके होंगे, इसका आंसर है सी, 21 का सी। ठीक है दोस्त, आपने अकाउंटिंग इक्वेशन में भी किया था कि जितने भी हम ट्रांजेक्शन होती है मालिक से रिलेटेड, उनको अभी ध्यान रखते हैं। लाएगा तो उसको कैपिटल बोलते हैं, निकालेगा तो उसको ड्राइंग्स बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, एज पर दिस कॉन्सेप्ट, अंडर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट assumptions, business is assumed to continue for a long period of time in future and there is no intention of closing it. Which concept is highlighted here? आप जानते हैं गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट की बात चल रही है यहाँ पर। ऑप्शन देख लेते हैं। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, एक्रूअल कॉन्सेप्ट एंड नन ऑफ द अबव। तो 22 का सही जवाब है बी, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 23, यहाँ पर रुकने की बात नहीं भैया, एमसीक्यू में चलते चले। ठीक है। Accrual concept is based on matching principle, dual aspect principle, cost principles, going concern concept। 23 का आपको सोचना पड़ेगा कि एक्रूवल कॉन्सेप्ट और मैचिंग कॉन्सेप्ट एक ही बात क्या करते थे। तो सही जवाब है ए। एक समय से 1 अप्रैल से 31 मार्च के चीजों को, एक्सपेंसेस को इनकम को हमें रिकॉर्ड करना होता था, राइट। क्वेश्चन नंबर 24, 23वें का था ए। According to Dash, the entire life of the business should be divided into time intervals for the measurement of the profit of the business। आप जानते हैं हम गोइंग कंसर्न में तो कहते हैं कि बिजनेस चालू हो गया तो अब 1000 साल तक चलेगा सपोज, लेकिन हमारे को प्रॉफिट 1000 साल के बाद थोड़ा ना पता लगेगा, तो हमें एक एक साल का पीरियड बनाया होता है। तो इसका सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 24 का है बी, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। यस, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। ऑप्शन में दिखा देता हूँ। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस, नन ऑफ दीज। और अगर मेरा थोड़ा सा भी कहना माने आप, तो आप प्लीज इन चैप्टर नंबर 3 के ये जो जितने भी हैं प्रिंसिपल्स हैं इनको जरूर पढ़िए, क्योंकि यही बेसिस बनते हैं अकाउंट्स का। ठीक है बेटे, क्योंकि एमसीक्यू में तो सिर्फ ऑप्शन आप टिक कर देते हैं, लेकिन मेरे को लगता है कि इसको थोड़ा डिटेल में ही पढ़ना चाहिए आपको। Question number 25, according to which of the following concept in determining the net income from the business, all costs which are applicable to the revenue of the period should be charged against that revenue। अभी अभी इसी की बात चल रही थी। 25 में का सही जवाब है ए, मैचिंग प्रिंसिपल, राइट। अभी हमने इसी की बात की थी कि सेम पीरियड के एक्सपेंसेस को सेम पीरियड की इनकम से, रेवेन्यू से मैच करना चाहिए। द कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म taken into account all prospective profits and prospective losses, all prospective profits and leaves out prospective losses, all prospective losses but leave out prospective profit। तो इसका सही जवाब है सी, 26वें का सी, एंड नन ऑफ द अबव। जितनी भी एंटिसिपेटेड इनकम है उनको हम इग्नोर कर देते हैं और एंटिसिपेटेड लॉसेस को हम इग्नोर नहीं करते हैं। ठीक है। IASB स्टैंड फॉर, अब देखिए ये IASB स्टैंड फॉर, तो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के एब्रीवेशन में शॉर्ट में हम ऐसे लिखते हैं। तो आप पहले वाले सुन लीजिए, बाकी सुनेंगे तो दिमाग में फिर गलत बैठ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि स्पेलिंग सबकी सेम अल्फाबेट से स्टार्ट होती है। तो मेरे हिसाब से एक बार याद कर लेते हैं। इंटरनेशनल, एएस तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही है और एंड में बोर्ड है, तो आई से इंटरनेशनल लगाना है हमने। ओके, हाँ ठीक है। तो 27 में का जी ए। फिर है IFRS स्टैंड फॉर, 28 में का भी ए याद कर लीजिए आप, कि फिर बाकी सारे आप याद करोगे तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा।
तो एफ आर का यहाँ पर मतलब है फाइनेंशियल रिपोर्ट, आई का वही इंटरनेशनल वाला ही था, और एस वाला स्टैंडर्ड ही था। ठीक है बेटे, गुड। अंडर द एक्रूवल बेसिस ऑफ द अकाउंटिंग एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड ऑन पेमेंट ऑन बीइंग इनकर्ड ईदर ए और बी एंड नन ऑफ दीज। एक्रूवल बेसिस के हिसाब से आप बताइए मेरे बच्चे कि खर्चों को कब लिखा जाता है। सही जवाब बी, ऑन बीइंग इनकर्ड। ठीक है बेटे, जिस जिस पीरियड से रिलेटेड खर्चा है, चाहे वो पे किया हो नहीं पे किया हो, राइट, तो उस समय पे उसको हमें रिकॉर्ड करना होता है, तो उसको बोलते हैं एक्रूवल बेसिस, राइट। हाँ जी, फिर अंडर एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बोथ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड, ओनली कैश ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड, ओनली क्रेडिट ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड, डी नन ऑफ द अबव। ये बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, क्योंकि एक्रूवल का मतलब ये नहीं होता कि दोस्त की उधार की चीज लिख रहे हैं। एक्रूवल में कैश और उधार दोनों आ जाते हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ इससे पिछले वाले भी समझ में आ जाएगा। जैसे कि रेंट है 10,000 आपने पे कर दिया, 5,000 आउटस्टैंडिंग है, तो एक्रूवल बेसिस के हिसाब से रेंट 15,000 हो गया, 10,000 कैश और 5,000 आउटस्टैंडिंग वाला भी। ये है मतलब कि अगर आपका सपोज हम मंथ ऑफ मार्च की बात कर रहे हैं और मार्च का में रेंट पता लगाना है, तो हम कितना बोलेंगे 15,000, 10,000 वो कैश वाला और 5,000 जो भी आउटस्टैंडिंग है। ठीक है सर। अब है क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल दिया हुआ है। अब एसेट दी हुई है 785, लायबिलिटीज 125 और ये 660। एक बार इस टेबल को आप निगाह मारिए और आप मुझे बताइए कौन सा इसमें से सही है। आप जानते हैं कैपिटल और एक्सटर्नल लायबिलिटी को जोड़ के एसेट्स आती है, तो मेरे हिसाब से ये पहले वाले ठीक लग रहा है मुझे, तो ये पहले वाला, तो 31 का सही जवाब है ए। ठीक है, 7,85,000 इक्वल टू ए। आप एक बार चेक कर लीजिए कैलकुलेशन। ठीक है, यही आ रहा है, ये आ रहा है। लॉक कर दूं, कंप्यूटर जी लॉक कर दीजिए 31 का ए। 32, अमाउंट विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज विल बी डैश कैश एंड कैपिटल। अब जरा आप मुझे बताइए, अकाउंटिंग इक्वेशन का पॉइंट आ गया इसमें। amount withdrawn by the proprietor for the personal use will dash cash and capital, increase, decrease, not change, none of these। अगर आपको अकाउंटिंग इक्वेशन आता है तो आप सही जवाब बोलने जा रहे हैं बी, डिक्रीज। जब पैसा निकाला जाता है पर्सनल यूज के लिए तो कैश में से माइनस होता है और कैपिटल से भी माइनस होता है। सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 33, सर सांस तो ले लो भैया, एमसीक्यू में सांस नहीं लेनी होती है। ठीक है, दो चार क्वेश्चन करने के बाद ही सांस ली जाती है। आइए, द लायबिलिटीज ऑफ फर्म आर 3,000, द कैपिटल ऑफ द प्रोप्राइटर इज 7,000, द टोटल एसेट्स आर। सोचिए, सेम अकाउंटिंग मिशन वाला आ गया, बच्चों वाले क्वेश्चन है ये। एक ऑप्शन है 7,000, बी 10,000, सी 4,000, डी नन ऑफ द अबव। तो क्या कहते हैं आप? हाँ जी, 3,000 और 7,000 नहीं जोड़ पाएंगे? जोड़ लिया सर जी, बी ऑप्शन है। आप आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 34। Firm Ensure commenced business on 1st April 2020 with a capital of 6 lakh. On 31st March 2021, his assets were worth rupees 8 lakh and liabilities 50,000. Find out his closing capital. ओ मालिक, 31 मार्च को आपकी एसेट दी हुई है 8 लाख और लाइबिलिटी दी है 50,000। अब इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। 34 का आंसर है ए, 7,50,000। यस, ये ओपनिंग कैपिटल क्यों दी थी? आपको कंफ्यूज करने के लिए, जाल में फंसाने के लिए। दोस्त आप फंसे नहीं, और इसलिए आप पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 35 पे। एन इंक्रीज इन वन एसेट इज कंप्लीट बाय, डिक्रीज इन अनदर एसेट, इंक्रीज इन लायबिलिटी, इंक्रीज इन कैपिटल, ऑल ऑफ दिस। जरा सोचिए, फिर से अकाउंटिंग मिशन का सवाल आ गया है कि एक एसेट अगर बढ़ रही है तो उसका सेकंड इफेक्ट क्या हो सकता है। तो डिक्रीज इन अनदर एसेट, कैश दिया तो अनदर एसेट कम हो गई, उधार पे लिए तो लायबिलिटी बढ़ गई, मालिक अपने घर से ले आया तो इंक्रीज इन कैपिटल हो गई। तो इसका सही जवाब है 35 का डी, ऑल ऑफ दीज। यस, अक्सर ऐसे सवाल में गलती हो जाती है, आप पहले ए बोल देंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना इसका। फिर डिक्रीज इन वन लायबिलिटी में लीड टू, इसमें फिर से दिमाग लगाइए आप 36 वाले में। डिक्रीज इन वन एसेट, डिक्रीज इन एन एसेट, डिक्रीज इन अनदर लायबिलिटी, इधर ए और बी, नन ऑफ दी। सोच के बताइए। डिक्रीज इन वन लायबिलिटी में लीड टू, ऐसे क्वेश्चन बहुत ट्रिकी से होते हैं और आपके गलत होने के चांसेस हैं, क्योंकि इसका आंसर है 36 का सी, इधर ए और बी। अगर आपने पैसे देके लायबिलिटी पे ऑफ कर दी, क्रेडिटर को पैसे दे दिए,
तो पहला वाला सही है। यस यस। और अगर जैसे क्रेडिटर है और उसको आपने बीपी दे दिया तो एक लाइबिलिटी इंक्रीज एक लाइबिलिटी डिक्रीज हो गया ना दोस्त। तो सही जवाब है सी, 36 का सी। और इसी बात पर आप मान गए क्वेश्चन नंबर 37 पे। परचेज ऑफ मशीन बाय कैश मीन्स डिक्रीज इन एसेट एंड डिक्रीज इन लाइबिलिटी। क्या बात कर दी? इंक्रीज इन एसेट एंड डिक्रीज इन एसेट। वाओ। इंक्रीज इन एसेट एंड डिक्रीज इन लाइबिलिटी। क्या बात कर दी? डिक्रीज इन एसेट एंड इंक्रीज इन कैपिटल। जरा सोच के बताओ 37 का आंसर क्या है? सर बी, इंक्रीज इन एसेट एंड डिक्रीज इन एसेट। परचेज ऑफ मशीन बाय कैश, भाई कैश में तो कम हो जाएगा, एसेट इंक्रीज हो जाएगी, बात खत्म हो गई। क्वेश्चन नंबर 37 तक हो गया दोस्तों। छोटे छोटे वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप कभी भी थोड़ी देर फुर्सत में बैठे, खाना खाते हुए, ब्रश करते समय, कहीं चलते समय, हाँ आप इनको देखें और आप इनको पक्का करें। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इनको बार बार देखते चलें, ठीक है? हाँ शक्ल पसंद नहीं आ रही कोई बात नहीं, मैंने आपको थोड़ा अट्रैक्ट करने के लिए टोपी भी पहनी है, ठीक है मेरे दोस्त? आपका दोस्त हूँ, आपकी हेल्प करना चाहता हूँ, बस सिर्फ इतनी सी बात है। आप अपने आप बुक से कर सकते हैं, जरूर कीजिए। हाँ मेरा मोबाइल नंबर लिखा हुआ है 9810411611। अगर आपको डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। हाँ कॉल मत करना प्लीज, कॉल ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, मिलते हैं।